ये जो आपने बोला ये लोनर प्रोफेशन, इस पे थोड़ा सा आप और बताइए। देखिए, लोनर या लोनली प्रोफेशन डज नॉट मीन कि इसमें खालीपन है, ऐसा नहीं है। नहीं, खालीपन और अकेलेपन तो दो अलग चीज तो है। लोनली प्रोफेशन लेकिन फुलफिलिंग प्रोफेशन है। द फाइनल ईयर ऑफ कॉलेज, तो यू हैव एन ऑप्शन टू राइट एग्जाम्स फॉर इंडियन आर्मी। सो आई फाइनल ईयर में, अभी मैंने कंप्लीट हुआ नहीं था तभी मैंने अटेम्प्ट किया CDS या कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, और जब मेरा रिजल्ट आया उससे पहले मेरा सिलेक्शन हो गया फर्स्ट अटेम्प्ट में। बट अनफॉर्चुनेटली आई हैड अ मेडिकल कंडीशन एंड आई वाज ड्रॉप्ड ऑन मेडिकल ग्राउंड्स। मुझे बहुत दिन पहले नवजोत सिंह सिद्धू का एक छोटा सा किस्सा आया था जब वो बिग बॉस में आए थे। अच्छा। तो उन्होंने एक बात बड़ी अच्छी कही कि क्योंकि ये शायद मुझे लगा कि शायद ये तो स्क्रिप्टेड नहीं हो सकता कि वो वहाँ बैठे हुए किसी लड़की को वो चीज़ राय दे रहे थे। तो उसमें ये कह रहे थे, बेटा एक बात कहूँगा, तुम्हारी जेनरेशन में ना एक समस्या दिखती है मुझे, तुम लोग बहुत जल्दी हार मान लेते हो, हताश बहुत जल्दी हो जाते हो, हताश नहीं होना है। मेरे फादर ने कहा, भाई कंग्रेचुलेशंस, और ये तो बहुत अच्छी बात है। और वो रहा होगा 22-23 साल का, बड़ी इतनी कम उम्र में अब बच्चे की लॉटरी लग गई है। अब मैं आया अंदर से कमरे में, बोले ये कौन है, क्योंकि ज़्यादा देखा नहीं था उन्होंने। बोले ये हमारे छोटे वाले हैं। बोले और ये क्या करते हैं? बोले ये शो पीस है। एक मैं छोटी सी स्टोरी आपको बताता हूँ। दीज फ्रेंड्स, हम लोग, मैं भी मुखर्जी नगर में रहता था जब मैं इनफैक्ट जब मैंने वॉइस ओवर्स करना भी शुरू किया तब मैं वो उसकी भी स्टोरी पर मैं आऊँगा, आपको बताऊँगा। तो जब मैंने ये करना शुरू किया तो मेरा एक दोस्त कुछ काम वाम, नेहरू प्लेस में बहुत सारे सेंटर्स होते थे जहाँ पर आपको जॉब के लिए आप ऐसे सेंटर्स होते हैं ना जो आपको जॉब लगवा सकते हैं। अच्छा। नेहरू सिपर देना सिपर। तो नेहरू प्लेस में ऐसे बहुत सारे वो हैं। नेहरू प्लेस में, नेहरू प्लेस में तो इलेक्ट्रॉनिक्स का हाँ नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो आपको, अच्छा, क्या बोलते उसको, जॉब प्लेसमेंट। हाँ, जॉब प्लेसमेंट एजेंसीज का। तो मैं वहाँ पर एक एजेंसी से गया, किसी ने मुझे बताया, वो कुछ पता नहीं दाल ही नहीं गलती थी कुछ, ये 2-1 बार में। तो दोस्त मेरे आते थे। तो किस तरीके की जॉब ढूंढ रहे थे आप? कुछ भी, कुछ ऐसा क्लियर नहीं था, एनीथिंग। तो जब उन्होंने पूछा कि आप तो लौट के आया, बस में जाते थे, बस में आया तो मुद्रिका होती थी। हाँ। जब खाली कुछ नहीं करते थे ना, मैं मुद्रिका में बैठ जाता था। और मुद्रिका में क्या होता है, एक बार आप टिकट लो, पूरा चक्कर काट सकते हो। हाँ। मैं पूरा चक्कर काटता था। अच्छा। पूरा। भाई यूज्ड टू, मज़ा आता था कि लोगों को ऑब्जर्व करना, लोगों को ऑब्जर्व करता था, मज़ा आता था देखने में। अच्छा ये क्या है, अच्छा ये आ रहा है एरिया, ये आ रहा है। फिर कभी रिवर्स मुद्रिका में बैठ गया, एक क्लॉकवाइज है, कभी एंटी क्लॉकवाइज। अब दूसरी, सड़क की दूसरी तरफ देख। तो थोड़ा सा लेट हो गया, आया शाम को। मेरे दोस्त ने पूछा, अरे कुछ तो हुआ होगा यार, आज क्या रहा? मैंने कुछ नहीं यार, आज एक नई सड़क देखी मैंने। तो नई सड़क देखना मेरे लिए अचीवमेंट्स थे। दोज वर द लाइटर मोमेंट, द नाइस अचीवमेंट्स ऑफ माई लाइफ। तो हालांकि मतलब अब मैं इन चीज़ों के बारे में इतना सोचता नहीं हूँ। आज आपने मुझे बिल्कुल अपने एक बिल्कुल नेक्स्ट माइंड स्पेस पे ले गए आप, विच इज गुड ना। या यू शुड रिविजिट, या because I think kind of the sense of achievement also comes from that, na? And also the gratitude एब्सोल्युटली, that you have come so far, you have been blessed to be so far. या एब्सोल्युटली। तो फिर उसके बाद ये वॉइस ओवर की जर्नी कैसे शुरू हुई? हाँ, ये यहाँ पे IAS वाला भी, सिविल सर्विस की तैयारी हो गई, अब ये वकील बनते बनते भी रह गए। हाँ, तो वॉइस ओवर ये, अच्छा आपको पता था ये करियर? क्योंकि मैंने बड़े होते होते मुझे तो कभी नहीं पता था कि वॉइस ओवर नाम की कोई चीज़, मुझे भी नहीं पता था, मुझे भी नहीं मालूम था। अच्छा। तो मैं गया, मैंने एक्चुअली, ये आपको याद है मैं कह रहा था ना कि एक न्यूज़ चैनल का दौर था। हाँ। तो वो ट्राइंग, जब आप गए, हाँ, तो आई थिंक मैं सब जगह, इंडिया न्यूज़ भी और ये सब भी, तब चैनल सारे यहाँ फिल्म सिटी होते थे, तो वहाँ मैं अपने
रेज्यूमेस डालता था। रेज्यूमे लिखते क्या उसमें, हाँ कोई एक्सपीरियंस तो था नहीं। बट उसी बीच में पता नहीं मुझे कहाँ से ऐसे लगा कि मुझे कहीं से पता चला कि ऑल इंडिया रेडियो में वॉइस टेस्ट हो रहा है, अच्छा और उसके लिए एक रिटन भी होता था। उसमें मैंने रिटन दिया हाँ और वो सिलेक्शन हो गया। अच्छा। तो रिटर्न किस तरीके का होता है उसमें जनरल स्टडीज। मतलब अभी भी होता है, पहले भी होता था? अब का तो मैं कह नहीं सकता, अच्छा लेकिन तब होता था। तो इंग्लिश हिंदी दोनों के लिए मैंने दिया और हो गया। तो जिस दिन वॉइस टेस्ट होता है तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। काफ़ी बड़ा सा एक हॉल होता है और क्योंकि अंदाज़ा लगाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आवाज़ कहीं, क्योंकि मॉनिटर से आती है आवाज़ और वो कहीं सामने बैठे होते हैं और वहाँ सब जगह कागज़ लगे होते हैं, तो मैं अज्यूम करता हूँ कि शायद उन्होंने भी मुझे नहीं देखा और शायद मैंने भी उनको नहीं देखा। अच्छा मतलब मैं तो देख ही नहीं सकता था उनको। अच्छा, वो इसलिए नहीं देखते सो दे कैन गिव अ हाँ, ताकि ट्रांसपेरेंट ऑनेस्ट, फीडबैक। क्योंकि वो वॉइस टेस्ट है तो वॉइस टेस्ट ही होना चाहिए, हाँ ताकि आप शायद कहीं से भी आपका ओपिनियन कलर ना हो। करेक्ट, तो विच इज इंटरेस्टिंग। यस, तो उन्होंने मुझे वॉइस टेस्ट के लिए दिया। इंग्लिश का बताता हूँ आपको। जब मैंने वॉइस टेस्ट दिया तो उन्होंने कहा कि एक पेज था और उसे पढ़िए, और मैंने उसमें पढ़ा और मैंने शायद 2 या 3 बार फंबल किया होगा उसमें, रुका। तो मैं चला गया, बाहर निकल गया। मुझे लगा कि शायद क्या मैं- कुछ मुझे दोबारा, न्यूज़ पीस था? हाँ क्या न्यूज़ था? पीस था, अच्छा और मैं बाहर चला गया। उन्होंने दोबारा बुलाया मुझे। उन्होंने नोट किया हुआ था कि इतनी देर पर आप रुके थे, इस पॉइंट पर, इस वर्ड पर आप रुके थे, आप क्यों रुके थे? मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मैं कहा आई डोंट नो मैम। तो उन्होंने एक रीरन किया और उस बार मैंने उस वर्ड पर फंबल नहीं किया, पर किसी और जगह फंबल किया। मुझे लगा शायद फंबल किया अब तो ये तो होगा नहीं, बट फाइनली आई गॉट टू नो आई एम सिलेक्टेड। अच्छा एंड देन आई गॉट टू नो दैट आई वाज वन ऑफ द वेरी यंग पीपल टू हैव गॉटन सिलेक्टेड। शायद इतनी यंग एज में लोग नहीं आते थे। तो जब ये हो गया, इसके बाद में चला गया, उस बीच में मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग एक अपॉर्चुनिटी का ये हुआ कि मेरे ब्रदर, उनकी एक शॉप थी, वहाँ पर 2 लोग यूटीवी से आया करते थे अच्छा कपड़े वपड़े लेने के लिए। वो दोस्त थे उनके, वो दोस्त आज भी हैं उनके, लेकिन तब ऐसा था कि, तो मेरे भाई से उन्होंने पूछा होगा कि वो छोटा वाला क्या करता है। तो उन्होंने कहा अरे वो कुछ रेडियो में टेस्ट देने गया था। बोले रेडियो में टेस्ट देने गया था? अच्छा। बोले शायद इससे रिलेटेड यहाँ कोई है जो आता है मेरे पास। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि वो 2 लोग आते थे। उन्होंने कहा भाई सुनो, वो मेरा एक कज़न है, मेरा भाई है, तो उनके वॉइस टेस्ट ले लेना तुम भी। उन्होंने कहा हाँ यार होगा कोई। अब वो गांव के आदमी थे तो उन्होंने सोचा होगा अरे कोई कहाँ कोई बंदा होगा। उन्होंने बात को सीरियसली नहीं लिया। पहली बार तो उन्होंने इंटरेस्ट नहीं लिया। दूसरी बार उन्होंने कहा भाई मैंने तुम्हें बोला था, तुमने उसको बुलाया कि नहीं बुलाया? अरे हाँ यार बुला लेंगे। और उन्होंने कपड़े रोक लिए वहाँ। बोले हेलो भाई है मेरा वो, बुलाओ उसे। तो उन्होंने कहा अच्छा भाई ठीक है। तो दे कॉल्ड मी। मैं आया अपनी वही अंग्रेज़ी फूफा करता हुआ। तो द डायरेक्टर, हिज नेम इज़ राजीव रंधावा। तो इसे भाई ऐसा है, यहाँ काम होता है हिंदी में, आती है? मैंने कहा हाँ, तो घर में तो हिंदी में बात करते हैं। अच्छा। तो ऑडिशन लिया एंड डन, इट वाज ऑल। सर हाँ, व्हेन ही आस्क्ड मी टू, जब उन्होंने ऑडिशन के लिए मुझसे कराया तो मुझे पहली बार एकदम होता है ना जैसे शब्द आपके सामने होते हैं और वो बोलने लगते हैं। मुझे ऐसा लगा दिस इज व्हाट आई एम सपोज टू डू। अब यहाँ पे ये मैटर नहीं करता था मुझे पैसे मिल रहे हैं नहीं मिल रहे या मिलेंगे नहीं मिलेंगे, दैट वाज नॉट इम्पॉर्टेंट।
अपनी I said- कॉलिंग समझ में आ गई। एकदम से कॉलिंग, तो मैंने कहा ना जो एक ऊपर वाला होता है आपको साथ में लेके जाता है और शायद वो आपको एक जगह छोड़ देता है, तो बेटा ये वाली मिठाई खानी ये खानी है। तो आई थिंक ये था मेरी कॉलिंग, शायद वहां थी। ओके, सो यू वर पेड और नो, नॉट फॉर दैट, फॉर नॉट फॉर, सो यू वर लाइक इंटर्न देयर। या, और ऐसा होता नहीं है, बट आई थिंक आई ओwe it to him a lot. बट दैट्स हाउ यू लर्न ना। Yeah, because that's how I learned. And one fine day he said, अच्छा ये अब तुम रिकॉर्डिंग करो, जाओ रिकॉर्डिंग, क्या बोला, रजिस्टर में साइन करो और 2 महीने बाद एक चेक आएगा, ले लेना। दैट वाज माय फर्स्ट चेक इन जुलाई। नाउ आई वाज 30. So 1 year, I remember I was frankly doing nothing. And what was your mental space? It was always nice. I was always happy. देखिए वही है ना कि mental space is a combination of many things. आपके पास जिम्मेदारियां कितनी हैं, आपके ऊपर प्रेशर्स कितने हैं। मान लिया जाए I was coming from a background जहाँ मेरे माँ बाप ने मेरी शादी कर दी होती, करेक्ट, या मैं ऐसे बैकग्राउंड से आता कि मैं अपने घर में बड़ा होता और मेरी 2 छोटी बहनें होती, या फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती। हियर आई वॉज, माई फादर, जहाँ ना उनके ऊपर अपने बेटे की कोई लाइबिलिटी, ना उनके ऊपर किसी बेटी की लाइबिलिटी, हियर आई एम। तो वो आराम से, तो एक मैंने एक किसी इंटरव्यू में भी कहा था कि इसमें एक बड़ा फ़ायदा होता है। क्या होता है, आप इतना ह्यूमिलिएट हो चुके होते हो कि आपके अंदर ईगो इतना सा भी नहीं होता, आपके अंदर बिल्कुल ईगो नहीं होता, क्योंकि ईगो खत्म हो गया ना आपका। आपको तो रगड़ दिया ना जीवन ने। तो अब आप 28 एंड हाफ में आप और कॉलेज से निकला हुआ 21 साल का लड़का बराबर हो। करेक्ट। अब कमिंग टू दैट कि आप जो लोग, ये उन लोगों के लिए जो लोग ये सोचते हैं आई एम स्टार्टिंग लेट इन लाइफ, बिलीव मी देयर इज नथिंग कॉल्ड स्टार्टिंग लेट इन लाइफ। आप जितना भी लेट करोगे ना, आप सब कवर अप कर लोगे। अगर वो चीज़ आपकी पसंद की है, आपकी लर्निंग सही है, अगर आप में डिसिप्लिन है और आप में अगर वो लगन है सीखने की, आप वो सब कवर कर लोगे, वो सारे 7-8 साल कवर कर लोगे। और आई थिंक वो टाइम था, फिर मैंने ना दिन को दिन समझा ना रात को रात। मेरे पास, मैंने नेहरू प्लेस से एक डिक्टाफोन खरीदा, 800-900 रुपये का डिक्टाफोन था और वो ऑलमोस्ट फुल हमेशा चार्जिंग पे रहता था। स्टूडियोज जाता था, आई वुड डू एवरीथिंग, जो काम हो सकता था। फिर घर आता था, NCERT की कुछ बुक्स थी मेरे पास, हिंदी इंग्लिश, उनको बैठ करके डिक्टाफोन पे रिकॉर्ड करता रहता था, मैं बोलता रहता था। सो दैट गेव मी फॉर प्रैक्टिस और फॉर प्रैक्टिसिंग। अच्छा, उससे क्या होता है, आपका ब्रेथ कंट्रोल बढ़ता चला जाता है। क्योंकि वैसे बात करने में और वॉइस ओवर करने में या किताब पढ़ने में फर्क होता है, बिकॉज यू हैव टू टेक पर्टिकुलर पॉजेज, कहाँ पर रुकना है, कहाँ पर नहीं रुकना है, किस वर्ड पे स्ट्रेस डालना है, वो सारी चीजें आपको देखनी पड़ेगी। एग्जैक्टली। एंड आई थिंक मुझे एहसास ही नहीं हुआ। हाँ, उसका एक ड्रॉबैक ये हो सकता है कि मैंने अपने आप को काम में इतना इमर्स कर लिया उस वक्त कि व्हेन आई वाज 31, मतलब उस टाइम तक आते, अगले 7-8 सालों तक ना मैंने कोई शादी अटेंड की, ना मैं किसी के घर गया, ना मैंने कुछ किया। बस उस वक्त मैंने वो 6-7 साल मैंने सिर्फ काम किया। और अच्छी बात ये थी, हर किसी से सीखते थे, हर कोई सिखाता था हमें। हमारे सामने साउंड इंजीनियर बैठा होता था, वो हमें सिखाता था कि नहीं, ये थोड़ा ऊंचा बोलिए, थोड़ा नीचे बोलिए, माइक के पास आइए, माइक से दूर जाइए। अब सीखने लगते हो धीरे धीरे। They were directors, they were teachers, and some filmmaker would come to you and tell you, नहीं ये ऐसे नहीं बोला जाता, इसे वैसे बोला जाता। Did you take any formal class? नहीं, वही नहीं, हमने वो चीज़ नहीं की। तो क्योंकि हमने सब कुछ किया, वहीं से फिर हमारे दिमाग में ये आइडिया आया द वॉइस प्रोजेक्ट का, क्योंकि इसको हम लोग थोड़ा स्ट्रक्चर्ड तरीके से बता पाएँ, जिससे कि कल्चर को भी और इस वॉइस की एक्सरसाइज को भी थोड़ा रिस्पेक्ट से वो कर पाएँ। तो शायद इसमें 2 बातें हैं। एक तो ये है कि लोगों के जहन में अगर ऐसा कुछ है कि वॉइस ओवर आर्टिस्ट का काम सिर्फ ये एक स्क्रिप्ट उठा के पढ़ देना, तो इतना आसान नहीं है। इतना आसान नहीं है। पहली चीज, लॉट ऑफ प्रोसेस टू इट। हाँ, मतलब पहली चीज तो ये वॉइस ओवर है ही नहीं। हाँ, देयर आर 2 डिफरेंट थिंग्स, वॉइस एंड वॉइस ओवर। सो वॉइस इज आपका गला जो है, जहाँ से आप बोलते हैं, वो एक इंस्ट्रूमेंट है। करेक्ट।
वहां से आप आवाज दे रहे हैं, लेकिन अपने गले को एक इंस्ट्रूमेंट बनाना, उसके बाद लैंग्वेज को मीडियम बनाना, और पीछे बोली हुई जो आपके पास स्क्रिप्ट है उसकी स्टोरी को इमेजिन करके सही फॉर्म में बोलना इज वॉइस ओवर। उस किरदार की आवाज बनना। एग्जैक्टली, क्योंकि सिर्फ आप आवाज नहीं बन रहे, आप एक्टिंग भी कर रहे हैं। हाँ। तो वहां वॉइस ओवर का पूरा रोल आ जाता है। हाँ। तो उस इंस्ट्रूमेंट को यूज करके लैंग्वेज के थ्रू, जो लैंग्वेज आपका मीडियम है, एंड अपनी विजुअलाइजेशन कि क्या होना चाहिए, क्या कैरेक्टर्स होने चाहिए, उसको अमली जामा पहनाते हुए आप जब उसकी डिलीवरी देते हैं वो वॉइस ओवर हो जाता है। करेक्ट। तो वॉइस एंड वॉइस ओवर, दे टू डिफरेंट थिंग्स। तो अब आपने अभी एक प्रोजेक्ट शुरू किया जिसका नाम अभी आपने बताया, द वॉइस प्रोजेक्ट। द वॉइस प्रोजेक्ट, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। So ये आई एम द co-founder. So my co-founder is Shubho Shankar. Maybe you work with him. So it's a fantastic guy. He came up with this idea. He said, आपने इतना कुछ लिया इंडस्ट्री से, what is your purpose? या आपका अल्टीमेट पर्पस क्या है? मैंने कहा यार यही है, अपना आया, अपने आप किया है, हमने करते जा रहे हैं। बोले नहीं, मतलब आपने सोचा है कि व्हाट यू कैन गिव? और तो क्या होता है जब आप कुछ ऐसा नया शुरू करते हो ना, या नया करना चाहते हो, आपके सबसे बड़े दुश्मन आप खुद होते हो। हाँ। तो मैंने ही खुद को कॉन्ट्रडिक्ट किया, मैंने उनको कॉन्ट्रडिक्ट किया। मैंने कहा नहीं, आई डोंट वांट टू डू दिस, आई डोंट वांट टू, आई एम हैप्पी डूइंग। ही मेड मी रियलाइज कि ऐसा हमें क्यों लगता है। क्यों? क्योंकि हमने जो अपनी दुनिया इन 20 सालों में बनाई है, वी आर कंफर्टेबल, वो अपनी कम्युनिटी में बनाई है। अब मैं कुछ कर रहा हूं तो मेरे दिमाग में 100 सवाल आएंगे, यार वो क्या सोचेंगे, ये भी इसमें कूद पड़ा, ये अपने आप को बड़ा टीचर समझ रहा है, ये ऐसा इसने क्या अचीव कर लिया कि ये अपने आप को कोच समझ बैठा, जबकि कोई ऐसा सोचेगा ही नहीं। जबकि शायद वो ना सोच रहे हो, जबकि शायद वो और खुश हो रहे हो कि अच्छा यार somebody स्टार्टिंग। अगर आपका एक सच्चे इंटेंशन के साथ, अच्छे इंटेंशन के साथ ऐसा है, कुछ ऐसा शुरू करना चाहते हो आप, तो एंड वी गॉट द बेस्ट ऑफ द पीपल। मेरे साथ वी हैव द बेस्ट ऑफ द पीपल जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो मैं सबकी हेल्प ले रहा हूँ, ऑल माई सीनियर्स। तो अभी क्या प्लान कर रहे हैं आप? कैसे, मतलब इसकी शक्ल सूरत ढांचा कैसा होगा? देखिए, आई डोंट वांट टू फ्लड a lot of people with lot of information. I want to go very systematic. तो बहुत धीरे धीरे उनको सब कुछ DIY के फॉर्म में मैं चाहता हूँ कि अपने आप करें, और हम बस एज अ कोच उनके साथ रहें, उनकी हैंड होल्डिंग करें, ताकि वो और वो किसी भी, फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट आर देयर रिक्वायरमेंट्स। उनको यूट्यूब चैनल्स में उसके लिए चाहिए, या दे वांट टू प्रोफेशनली कम एज अ वॉइस एक्टर, या कहीं पब्लिक स्पीकिंग के लिए वो इसको अडॉप्ट करना चाहते हैं, तो विल हैव टू टेलर मेक इट एंड डिज़ाइन इट उस हिसाब से। अक्सर मुझसे लोग इसमें क्या फ़र्क कहते हैं, यार बड़ा क्रिएटिव काम है आपका, आप तो बड़े क्रिएटिव फील्ड में हो। तो मैं उनसे थोड़ी सी एक डिफरेंट राय रखता हूँ। मैं कहता हूँ नहीं, क्रिएटिव इतना ज़्यादा नहीं है जितना ये क्राफ्ट से रिलेटेड काम है। क्योंकि मैं थोड़ा आर्ट और क्राफ्ट को अलग नज़रिए से देखता हूँ। मेरे नाम में भले ही आर्टिस्ट लगता हो, लेकिन आर्टिस्ट भी दो अलग अलग शब्द हैं। एक आर्टिस्ट होता है और एक आर्टिस्ट होता है। पेंटर या जो स्कल्पचर्स होते हैं वो आर्टिस्ट होते हैं। बट मैं जो परफॉर्म कर रहा हूँ, जो लोग स्टेज शोज या हम जो परफॉर्मर्स होते हैं, वो आर्टिस्ट हो जाते हैं, बाद में ई लग जाता है, लेकिन दोनों में लग रहा है आर्ट। लेकिन एक छोटी सी कड़ी है आर्ट एंड क्राफ्ट की। क्राफ्ट में चाहिए होता है स्किल, और आर्ट, ऑफ कोर्स आर्ट में स्किल तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको स्किल आती हो। एक पेंटर ने कोई चीज देख करके बना डाली, पर वो स्किल्ड नहीं है। हाँ, करेक्ट। इट डजंट नो हाउ टू होल्ड द ब्रश। उसने नहीं कोई किसी उसमें नहीं गया है, लेकिन उसने की बना डाली, वो एक आर्टिस्ट है। कैनवस पे कुछ नहीं था, उसे कुछ नहीं, उसने इमेजिन किया और अपने आप बना डाला।
दूसरा एक बहुत बड़ा फर्क जो मैं आर्ट और क्राफ्ट में करता हूँ, आर्ट रिपेटिटिव नहीं होती, क्राफ्ट रिपेटिटिव होती है। मतलब एंड इट बिकम्स बेटर विद रिपीटिशन। आप रिपीट कर सकते हो, नहीं वो रिपीटेबल है, अगर मैं सही शब्द यूज करूं। क्राफ्ट रिपीटेबल है, आर्ट रिपीटेबल नहीं है। वो एक बार आती है, एक बार निकली और वो हो गई, वो दोबारा नहीं आएगी, वो अंदर से आती है। तो आर्ट और क्राफ्ट में थोड़ा सा फर्क है। अगर मैं चाहता हूँ कि हमारा जो ऑडियंस है, जो कि यंग ऑडियंस है, यूथ ऑडियंस है, वो अगर आप उन्हें कुछ मैसेज देना चाहें तो क्या होगा? एक तो आपकी जर्नी जो है वो अपने आप में एक इंस्पिरेशन है सबके लिए, हमारे लिए भी, सबके लिए भी जो सुन रहे हैं इस पूरे एपिसोड को, जिन्होंने अभी तक सुना उनके लिए भी है। लेकिन अगर कुछ लोग पर्टिकुलरली इस फील्ड में आना चाहते हैं, who want to become a voice over artist और voice over actor और voice artist, जो भी आप उसको कहें, उनको आप क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? इस फील्ड में अगर आना चाहते हैं, पहली चीज़ यही कहूँगा कि एक तो पढ़ें खूब, दूसरा सुने भी खूब। पढ़ने से आपका मतलब है बोल के पढ़ना? दोनों चीज़ें। अच्छा, दोनों चीज़ें। क्योंकि वो जो पढ़ना होता है ना, अब मैं बताता हूँ आपको पढ़ने से क्या, आप वो स्टोरीज बना पाते हैं, आप वो कनेक्ट बना पाते हैं। कि जब आप वो पढ़ते हैं आप वो कनेक्ट बना पाएंगे, स्टोरीज बना पाएंगे, आप अपना एक ड्रीम लैंड चुन पाएंगे, आपका एक ड्रीम वर्ल्ड होगा। वो उसकी जो क्षमता है वो खोती जा रही है अभी बच्चों में, वो इतनी ज़्यादा नहीं है। इट्स नॉट देयर फॉल्ट, फ्रैंकली इट्स दे हैव अराइव्ड इन द इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड वेयर थिंग्स आर इजी। दूसरी चीज़, रीडिंग इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ द मटीरियल। आपको यूट्यूब पे अगर आपको कोई कुछ बता रहा है तो कहीं वो पढ़ के सुन के फिर अपना इंटरप्रिटेशन दे रहा है ना, प्राइमरी सोर्स तो नहीं है ना, उसने आपके लिए अपना कलर भी उसमें डाल दिया होगा, तो अपना उसका पर्सपेक्टिव भी डाल दिया होगा। तो ये है कि रीडिंग इज द प्राइमरी सोर्स। तो आप कुछ भी कर रहे हो, आप कॉलेज में कुछ भी पढ़ रहे हो, कॉलेज की किताबें पढ़िए, उसके अलावा लेकिन दबा के पढ़िए, फिलॉसफी, साइकोलॉजी, सब पढ़िए। तो दूसरा ये कि बोल के भी पढ़िए, सही शब्द क्या हैं, उनका उच्चारण थोड़ा सा सीख लीजिए। मैं हालांकि मैं कम्युनिकेशन नाज़ी नहीं हूँ, कोई ज में या ज में किसी ने सही नुक्ता नहीं लगाया तो मुझे हार्ट अटैक नहीं आता है। तो आई गिव टू देम दैट इट्स ऑल राइट, आफ्टर ऑल इट्स जस्ट अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन। लेकिन अगर आप इस फील्ड में आ रहे हैं तब तो आपको पता होने चाहिए, शब्दों का उच्चारण सही आना चाहिए। तो उच्चारण से काम नहीं चलेगा, उच्चारण करना पड़ेगा, फिर आपको हाँ पूरा बोलना पड़ेगा। तो वो आपको, यू हैव टू बी वेरी वेरी सीरियस। ठीक है, ऑन दिस ब्यूटीफुल नोट, इट्स नेवर टू लेट, ये एक हमारा मोटो हो गया इस एपिसोड का। अरे वाह। एंड ऑन दिस ब्यूटीफुल नोट अलविदा आपसे, और दोबारा मिलेंगे और फिर हम द वॉइस प्रोजेक्ट के बारे में और बातें करेंगे। अच्छा ठीक है ना, वो अभी रह गया क्योंकि अभी ये एक नया पहलू शुरू हुआ है। बिल्कुल। तो ये जब पहलू अपने कुछ मुकाम पर पहुंचेगा, नहीं फिर मिलकर उसके बारे में फिर बस कोशिश रहेगी हम जितना ईमानदार हो सके उसके लिए ईमानदार हो पाए पूरी, और ऐसी कामना के साथ कि वो अपने आप में इस देश का सबसे बड़ा वॉइस प्रोजेक्ट होगा, उस कामना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ये तो। अलविदा। थैंक यू सो मच।